हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने मुगल काल के विषय में अध्ययन किया था। अब इस वीडियो के अंतर्गत हम उत्तरवर्ती मुगल काल के विषय में अध्ययन करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि उत्तरवर्ती मुगल काल का नाम उत्तरवर्ती क्यों पड़ा? क्योंकि इस काल से मुगल काल का जो साम्राज्य है उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। जो मुगल काल के बड़े बड़े शासक होते हैं जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इनका अस्तित्व अब खत्म हो गया। इनके अब वंशज शासन करने लगे और ये वंशज अब अपनी दम पर शासन ना करके किसी और की दम से सत्ता हासिल करने लगे। इसलिए इस काल को मुगल उत्तर काल कहा गया। इसी काल में विदेशियों ने भी आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया था। इसी समय पुर्तगाली, अंग्रेज या ब्रिटिश बोले उनको, फ्रांसीसी, डच और डेन, इन विदेशी आक्रमणकारियों ने या यूरोप वासियों ने भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था या भारत में प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया था। देखिए, जो पुर्तगाली हैं, पुर्तगाली तो बहुत पहले से ही आ जाते हैं, 1498 ईस्वी में आ जाते हैं। लेकिन ब्रिटिश की बात करें तो ये 1600 ईस्वी में आ जाते हैं। तो इस तरीके से आ तो जाते हैं कब? मुगल काल के समय से ही आ जाते हैं। परंतु इनका अस्तित्व या इनका जो प्रभाव है वह पड़ना कब प्रारंभ होता है? उत्तरवर्ती मुगल काल से पड़ना प्रारंभ होता है। इसके पहले तो ये सिर्फ व्यापार करते हैं, लेकिन उत्तरवर्ती मुगल काल जैसे ही आता है तो यह व्यापार के स्थान पर अब धीरे धीरे प्रशासन को अपने हाथों में लेने लगते हैं। तो चलिए हम उत्तरवर्ती मुगल काल को प्रारंभ करते हैं। यहां पर मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यह बता दूं कि इस टॉपिक से दो या तीनों प्रकार के क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, 3 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर। लेकिन यहां पर प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम होती है। तो जहां से जितने प्रश्न बनने हैं मैं वो आपको बताता जाऊंगा, वहां से आप देख लीजिए और उसको आप समझ लीजिए। बाकी कहानी के रूप में हम इसको प्रो कर आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा डिटेल में ना बढ़ते हुए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बहादुर शाह प्रथम की। तो औरंगजेब के कुल 5 पुत्र होते हैं। 5 पुत्र कौन कौन से होते हैं? उसमें होते हैं, एक सुल्तान अकबर होता है, एक मोहम्मद सुल्तान होता है, मुअज्जम, आजम और कामबख्श होता है। इस तरीके के इसके 5 पुत्र होते हैं। मोहम्मद सुल्तान और मोहम्मद अकबर की मृत्यु तो औरंगजेब के काल में ही हो जाती है, परंतु मुअज्जम, आजम और कामबख्श, इन तीनों में सत्ता को लेकर जंग छिड़ जाती है। मुअज्जम, आजम और कामबख्श को पराजित कर कर सत्ता अपने हाथों में ले लेता है और बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता पर विराजमान हो जाता है। जो बहादुर शाह प्रथम है, जो मुअज्जम था, वह उत्तरवर्ती मुगल काल में पहला और अंतिम शासक होता है जो स्वतंत्र रूप से सत्ता ग्रहण करता है, अर्थात सत्ता को अपने हाथों में अपनी दम पर हासिल करता है। बाकी इसके बाद जितने भी शासक आएंगे मुगल काल के, वो सभी किसी न किसी के सहारे अपनी सत्ता का हस्तांतरण करते हैं या सत्ता को ग्रहण करते हैं। तो चलिए बहादुर शाह प्रथम के विषय में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि यदि 3 नंबर में से प्रश्न पूछ लिया जाए तो इसके विषय में फेमस क्या है। सबसे पहले इसके कार्यकाल को देख लेते हैं। तो इसका कार्यकाल 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक चलता है। ध्यान रखिएगा, ये सबसे बुजुर्ग मुगल शासक होता है, मतलब सबसे ज्यादा उम्र में सत्ता को ग्रहण करता है। तो यदि पूछा जाए कि सबसे अधिक उम्र का मुगल शासक कौन था, तो कौन था? बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम था। इसका कार्यकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक चलता है। इसे शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता था क्योंकि यह अपने मौज और मस्ती में ही लगा रहता था। इसे शासन के कार्यकाल से ज़्यादा मालूमात नहीं करनी होती थी। यह इतना रुचि नहीं लेता था कि शासन किस तरीके से संचालित हो रहा है, इसीलिए इसे शाह ए बेखबर के उपनाम से पुकारा जाता था। ध्यान रखिएगा, उत्तरवर्ती मुगल काल में बहुत सारे शासकों को उपनाम दिए गए हैं, तो ये उपनाम आपको याद रखने हैं क्योंकि इन उपनामों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो शाह ए बेखबर किसे कहा जाता था? तो बहादुर शाह को कहा जाता था, बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि यह सत्ता के राजपाट में रुचि नहीं लेता था, प्रशासन किस तरीके से संचालित हो रहा है उसमें रुचि नहीं लेता था। इसने अपने शासन के संचालन के लिए मेल मिलाप की नीति अपनाई।
मेल मिलाप की नीति। इसने बुंदेल राजा छत्रसाल के साथ अच्छे मधुर संबंध बनाए तथा मेल मिलाप करके अपनी सत्ता को बढ़ाया। ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाते हुए, उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए सभी सिखों को अपनी ओर कर लिया। अर्थात इस तरीके से युद्ध ना कर मेल मिलाप की नीति या भाईचारे की नीति को अपनाकर इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अपने शासन का संचालन किया। इसके बाद इसका पुत्र जहांदर शाह शासक बनता है। बहादुर शाह की जैसे ही मृत्यु होती है तो इसके पुत्रों में जंग छिड़ जाती है सत्ता को लेकर, और जंग छिड़ जाने के कारण बहुत समय तक लगभग 10 सप्ताह तक इसकी लाश रखी रहती है, उसको दफनाया नहीं जाता है। उसके बाद जब जहांदर शाह सत्ता पर बैठ जाता है, काबिज हो जाता है, उसके बाद बहादुर शाह प्रथम की जो लाश होती है उसे दफनाया जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो उत्तरवर्ती मुगल काल का पहला शासक था और स्वतंत्र रूप से बैठने वाला प्रथम और अंतिम शासक था, उसकी हालत किस तरीके से होती है। जहांदर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। इसका जो कार्यकाल है वो 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी तक चलता है। इसे लंपट मूर्ख इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने एक ईरानी सैनिक की सहायता से सत्ता को ग्रहण करता है। अर्थात यह अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करके उस ईरानी सैनिक की बुद्धि का उपयोग करता है। इसने एक पद्धति चालू की थी राजस्व को वसूलने की, जिसे कहा जाता है इजरा पद्धति। इजरा पद्धति क्या कहलाती है? इसमें भू राजस्व की नीलामी की जाती है। नीलामी से क्या होता है, मान लीजिए कोई भूमि का टुकड़ा होता है, इसकी नीलामी की जाती है और नीलामी की कोई रकम होती है वह मिनिमम रखी जाती है। मान लीजिए इसका 100 रुपये रकम रखी गई, अब 100 रुपये से इसकी नीलामी स्टार्ट होगी और जो भी शासक या जो भी छोटा इक्तादार होगा वह क्या करेगा, 100 रुपये से ज़्यादा की नीलामी लगाएगा। अर्थात अधिक से अधिक राजस्व वसूलने के लिए इस भूमि की नीलामी करता था और सारा का सारा 1 साल का राजस्व पहले ही ले लेता था। फिर उनसे बोलता था कि आप अब सालाना दर से इसका राजस्व वसूलिए और अपनी जो भी आपने राजस्व हमें दिया है या इसका जो भी लगान हमको दिया है वो आप स्वयं वसूलते रहिए। इससे हुआ क्या कि जो किसान होते थे, जो मजदूर होते थे, उनका शोषण बहुत अधिक बढ़ गया। तो पूछा जाता है इजरा पद्धति का प्रारंभ कौन करता है? तो इजरा पद्धति का प्रारंभ जहांदर शाह करता है। जहांदर शाह अपने शासनकाल में एक लाल कुंवारी नामक जो एक कन्या थी उसके प्रेम में फंस जाता है और उसके प्रेम में ही लगा रहता है। ये लाल कुंवारी नामक जो वेश्या होती है, इस वेश्या का हस्तक्षेप प्रशासन में बढ़ जाता है। यह मुगल सत्ता में हस्तक्षेप करने लगती है। जहांदर शाह के बाद शासक बनता है फर्रुखसियर, जो जहांदर शाह का भतीजा होता है। फर्रुखसियर का कार्यकाल 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक चलता है। कब से कब तक चलता है? 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक चलता है। इसे घृणित कायर की उपमा दी गई थी। इसे क्या कहा जाता था? घृणित कायर कहा जाता था, क्योंकि इसने सत्ता सैयद बंधुओं की सहायता से प्राप्त की थी। अर्थात आप देखते जा रहे हैं कि बहादुर शाह प्रथम के बाद जितने भी शासक आ रहे हैं वो किसी ना किसी की सहायता से सत्ता को ग्रहण कर रहे हैं। ये भी जो किंग मेकर कहलाते हैं सैयद बंधु, इनकी सहायता से पद हासिल करता है या सत्ता को हासिल करता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? घृणित कायर कहा जाता है। इसके शासनकाल में बंदा बहादुर को फांसी दी जाती है। कब? 1716 में। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि बंदा बहादुर कौन था? तो बंदा बहादुर सिखों का ही एक राजा था। जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है तो फिर जो सिख हैं वो राजनीतिक तौर पर प्रबल हो जाते हैं और उन्हें राजनीतिक तौर पर प्रबल करने का श्रेय जाता है बंदा बहादुर को। बंदा बहादुर बहादुर शाह प्रथम के समय ही विद्रोह कर देता है और मुगल सत्ता से अपने आप को स्वतंत्र कर देता है। बहादुर शाह प्रथम जो बंदा बहादुर होता है उसके प्रति या उसके खिलाफ स्वयं अभियान करता है और स्वयं उसमें पार्टिसिपेट करता है, स्वयं उसमें शामिल होता है, लेकिन वह इसे गिरफ्तार करने में असफल हो जाता है। समय निकलता जाता है और बंदा बहादुर अपना बिगुल बजाता रहता है और बार बार आक्रमण करता रहता है। लेकिन जैसे ही काल फर्रुखसियर का आता है तो फर्रुखसियर बंदा बहादुर को गिरफ्तार करके 1716 में फांसी पर चढ़ा देता है और यहाँ से बंदा बहादुर की कहानी खत्म हो जाती है। 1717 में यह अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ हेतु शाही फरमान भी जारी करता है। शाही फरमान के द्वारा क्या होता है? उनके लिए कर मुक्ति दे दी जाती है।
अर्थात अंग्रेजों से कहा जाता है कि आप एक साथ राजस्व को दे दीजिए, साल भर का राजस्व एक प्रकार से एक ही राशि में दे दीजिए, और वो राशि कम रखी जाती थी, और वो राशि लेने के बाद साल भर उनके व्यापार में उनको छूट दे दी जाती थी। तो ये क्या इसने क्या किया था, शाही फरमान जारी किया था। तो प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि अंग्रेजों के लिए शाही फरमान कौन सा मुगल शासक जारी करता है, तो फर्रुखशियर करता है। तो फर्रुखशियर के विषय में बहुत सारी बातें हैं, वो आपको ध्यान रखना है कि इसे घृणित कायर कहा जाता था। इसने सैयद बंधुओं की सहायता से सत्ता को ग्रहण किया था। इसी ने 1716 में बंदा बहादुर को फांसी पर चढ़वा दिया था, और 1717 ईस्वी में अंग्रेजों के लिए व्यापारिक लाभ हेतु शाही फरमान जारी किया था। सैयद बंधुओं के विषय में देख लेते हैं कि सैयद बंधुओं से यदि 3 नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको कुछ फैक्ट पता होने चाहिए। सैयद बंधु क्या थे, हिंदुस्तानी दल के नेता थे। इन्हें क्या कहा जाता था, किंग मेकर कहा जाता था। और इसमें 2 भाई शामिल थे, एक अब्दुल्ला खां और एक हुसैन अली खां। कौन कौन थे, अब्दुल्ला खां थे और हुसैन अली खां थे। इन्हें क्या कहा जाता था, किंग मेकर कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि यह मुगल सत्ता में इतने राजनीतिक रूप से प्रभुत्वशाली हो जाते हैं कि किसको शासक बनाना है किसको नहीं, ये सब कुछ का निर्णय कौन करते थे, सैयद बंधु करते थे। इन्होंने मराठा शासक शाहू के साथ 1719 ईस्वी में दिल्ली की संधि कर ली, और दिल्ली की संधि के द्वारा फर्रुखशियर को सत्ता से हटा दिया, और सत्ता से हटाने के बाद उसकी आंखें निकलवा के 10 दिन बाद उसकी मृत्यु करवा दी, और उसके बाद फिर दूसरे कमजोर शासकों को मुगल सत्ता पर एक एक करके बैठाया। 2-3 शासक आते हैं, फिर उसके बाद शासक बनता है मोहम्मद शाह, जिसे कहा जाता है रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह को रंगीला के उपनाम से भी जाना जाता है, और इसका जो कार्यकाल चलता है वह 1719 से 1748 तक रहता है। कब तक रहता है, 1719 से चलता है 1748 तक, 1748 तक। इसे रंगीला के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, इसका उपमा क्या थी, रंगीला थी, से रंगीला कहा जाता था। इसके शासनकाल में बहुत सारे राज्य स्वतंत्र हो जाते हैं, जैसे कि हैदराबाद, अवध और बंगाल। ये राज्य क्या हो जाते हैं, स्वतंत्रता ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि याद करिए, जब आप मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ रहे थे सल्तनत काल में, तुगलक वंश के अंतर्गत, तो उसके शासन काल में भी बहुत सारे ये छोटे छोटे राज्य क्या होने लगते हैं, स्वतंत्र होने लगते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे मुगल सत्ता आती है और इन सभी राज्यों को, स्वतंत्र राज्यों को अपने कंट्रोल में ले लेती है। अब जैसे ही मुगल सत्ता चलती रहती है और मुगल सत्ता फिर कमजोर होती है, तो ये जो क्षेत्रीय राज्य हैं ये धीरे धीरे अपना प्रभुत्व बढ़ाने लगते हैं और अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीला या रोशन अख्तर के समय ही हैदराबाद, अवध और बंगाल स्वतंत्र होने लगते हैं। 1739 में फारस के शासक नादिर शाह का आक्रमण होता है मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही। यह भारत पर आक्रमण करता है। इसका आक्रमण धन और संपत्ति को लूटने के उद्देश्य से होता है। यह भारत पर आक्रमण करता है, दिल्ली पर आक्रमण करता है, और जो दिल्ली सल्तनत में तख्ते ताऊत रहता है उसे यह ले जाता है। कौन, नादिर शाह। तख्ते ताऊत और मयूर सिंहासन और साथ ही साथ कोहिनूर का हीरा अपने साथ लेकर कहाँ चला जाता है, फारस चला जाता है, ईरान चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि तख्ते ताऊत पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, तो मोहम्मद शाह था, रोशन अख्तर था। तो आपको कहानी में तो बहुत सारी चीजें बताई मैंने, लेकिन आप लोगों को याद क्या करना है, बस इतना कि इसका जो कार्यकाल है वो 1719 से 1748 तक रहता है। कार्यकाल याद नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, बस इसको याद रखना कि किसके बाद ये शासक बनता है। अब आपको याद रखना है कि इसका मूल नाम क्या था, रोशन अख्तर था। इसे क्या कहा जाता था, रंगीला कहा जाता था। इसके शासनकाल में बहुत सारे राज्य जैसे कि हैदराबाद, अवध और बंगाल क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। साथ ही साथ ये सन आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि पूछा जाता है कि जो फारस का शासक था, ईरान का शासक था, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, उसका नाम है नादिर शाह। वह किसके समय और कब आक्रमण करता है, तो वह 1739 में किसके समय, मोहम्मद शाह रंगीला या रोशन अख्तर के समय आक्रमण करता है। और यह क्या करता है, और तख्ते ताऊत को ले जाता है, अर्थात मोहम्मद शाह रंगीला तख्ते ताऊत पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक होता है। अब हम देख लेते हैं नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह के आक्रमण के उद्देश्य क्या थे, इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़े, और नादिर शाह था कौन। सबसे पहले हम नादिर शाह की बात कर लेते हैं। तो यह है फारस अर्थात ईरान का शासक था। इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि
जिस तरीके से नेपोलियन ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए बहुत सारे अभियान किए थे, उसी तरीके से जो नादिर शाह था उसने भी अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, धन संपत्ति लूटने के लिए बहुत सारे अभियान किए थे। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इसने मोहम्मद शाह रंगीला के समय भारत पर आक्रमण किया था, और आक्रमण कब किया था? 1739 ईस्वी में किया था। उसका उद्देश्य था करनाल के युद्ध की पराजय का बदला लेना, क्योंकि करनाल के युद्ध में इसकी पराजय हो जाती है तो इस युद्ध का बदला लेना चाहता है। साथ ही साथ उसी युद्ध में फारसी सैनिक बहुत सारे मारे जाते हैं तो उनके वध का भी यह बदला लेना चाहता है। साथ ही साथ बहुत अधिक धन संपत्ति को लूटना चाहता है। प्रभाव और परिणाम क्या होते हैं इसके युद्ध के या इसके आक्रमण के? तो जब यह भारत पर आक्रमण करता है तो आक्रमण करने पर करीब 30,000 लोगों की जान चली जाती है, 30,000 सैनिक मारे जाते हैं। दिल्ली का शाही खजाना भी क्या हो जाता है? लूट जाता है। यह दिल्ली के शाही खजाने को पूर्णतः लूट के चला जाता है। साथ ही साथ ये जब भारत पर अटैक करता है, भारत पर आक्रमण करता है, दिल्ली पर आक्रमण करता है, तो यह मुगल शासक से कोहिनूर का हीरा और मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताऊत कहा जाता है, इन दोनों को छीनकर कहाँ ले जाता है? फारस ले जाता है, ईरान ले जाता है। साथ ही साथ सिंध नदी के पश्चिम प्रदेश तथा थट्टा नादिर शाह के अब किस में आ जाते हैं? अधिकार में आ जाते हैं। इन पर नादिर शाह अधिकार कर लेता है। तो इसके आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ, यह भी हो गया। इसके उद्देश्य क्या थे और इसका आक्रमण क्या था? अब आप सोच रहे होगे सर ये क्यों लिखाया? एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है, पूछे जाने की संभावना आगे चल के भी है। 6 नंबर में 5 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर आपसे मैक्सिमम 5 नंबर में ही पूछा जाएगा। लेकिन यदि आपसे 11 नंबर में पूछ लें तो आप उसके लिए भी तैयार रहें कि जो था नादिर शाह कौन था, इसके आक्रमण का उद्देश्य क्या था, इसका प्रभाव या परिणाम क्या था। अब बात करते हैं अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली भी विदेशी आक्रमणकारी था। जब नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद अहमद शाह अब्दाली एक छोटे से क्षेत्र का शासन ग्रहण कर लेता है और भारत की ओर आता है और भारत पर आक्रमण करता है। अहमद शाह का मूल नाम अहमद खां था और यह 1748 में भारत पर आक्रमण करता है। और भारत पर कितनी बार आक्रमण करता है? तो 8 बार आक्रमण करता है। पहली बार पंजाब पर आक्रमण करता है, लेकिन उस आक्रमण में इसकी पराजय हो जाती है। दोबारा फिर आक्रमण करता है और बार बार आक्रमण करता रहता है। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासकों के मध्य लड़ा जाता है और अहमद शाह अब्दाली मराठा शासकों की रीढ़ की हड्डी इस युद्ध में तोड़ देते हैं। इस युद्ध से यह सिद्ध हो जाता है कि अब मराठा जो शक्ति है वह भारत की केंद्रीय सत्ता पर काबिज नहीं होगी। यहां पर यह तो क्लियर नहीं होता कि आखिर भारत पर आगे चल के शासन कौन करेगा, लेकिन यह जरूर सिद्ध हो जाता है कि आगे चलकर अब भारत की केंद्रीय सत्ता मराठाओं के हाथों में नहीं रहेगी। बात करते हैं अहमद शाह, जो कि मुगल काल का अगला शासक था। इसके समय अहमद शाह अब्दाली अटैक करता है, दिल्ली पे नहीं भारत में अटैक करता है। तो ध्यान रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। कार्यकाल इसका 1748 से 1754 ईस्वी तक रहता है। इमादुल मुल्क इसे अंधा कर देता है। इमादुल मुल्क क्या कर देता है? इसे अंधा कर देता है और बाद में इसे मार देता है। फिर इसके बाद आलमगीर द्वितीय शासक बनता है और आलमगीर द्वितीय का जो कार्यकाल है 1754 से लेकर 1758 ईस्वी तक होता है। इसके काल में जो अहमद शाह अब्दाली है वह दिल्ली पर आक्रमण करता है। कहां पर आक्रमण करता है? दिल्ली पर आक्रमण करता है। और इसके समय ही प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। और दोस्तों मैं बता दूं कि जो प्लासी का युद्ध होता है वह ब्रिटिश सत्ता का मात्र प्रस्थान बिंदु होता है। यहां पर वास्तविक सत्ता उनके हाथों में नहीं आती है। इसको हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से अंग्रेज भारत में आते हैं, किस तरीके से सत्ता को ग्रहण करते हैं। बस यहां पर आप की पॉइंट को समझ लीजिए कि आलमगीर द्वितीय यदि 3 नंबर में पूछ लिया जाता है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। ये इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1754 से 1758 तक। इसी के समय अहमद शाह अब्दाली, ध्यान रखिएगा, दिल्ली पर आक्रमण करता है। भारत में आक्रमण तो वह अहमद शाह के समय कर देता है, लेकिन दिल्ली पर आक्रमण वह आलमगीर द्वितीय के समय करता है। और इसी के समय प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? ये आपको याद रखना है। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। फिर इसके बाद शाह आलम द्वितीय मुगल सत्ता को अपने हाथों में लेता है और इसका कार्यकाल चलता है 1759 से 1806 ईस्वी तक। 1759 से 1806 ईस्वी तक इसका कार्यकाल चलता है।
इसके काल में क्या क्या घटनाएं हुई थी? एक तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1761 में हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था? तो मैंने अभी बताया था कि अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य हुआ था। दूसरी घटना बक्सर का युद्ध हुआ था, 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध त्रिगुट थे, अवध का नवाब था, बंगाल का नवाब था और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था। तो इनके त्रिगुट और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। आगे चल के इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। कब हुआ था? 1764 में हुआ था। और इसी के काल में बाद में इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। तो ये घटनाएं आपको याद रखनी है कि पानीपत का युद्ध 1761 तृतीय युद्ध है ना। पानीपत का प्रथम और द्वितीय पता है? प्रथम कब हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। द्वितीय किसके मध्य हुआ था? अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। और तृतीय किसके मध्य होगा? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य होगा। बक्सर का युद्ध 1764 में और इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है। इसी के समय 1772 ईस्वी में यह मराठा संरक्षण में आ जाता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज इसे इसकी सत्ता से हटा देते हैं, फिर मराठा इसे संधि के तहत फिर से मुगल सत्ता पर इसे पुनः बैठाते हैं और यह मुगलों की सत्ता को स्वीकार कर लेता है, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। फिर इसके बाद अकबर द्वितीय शासक बनता है। अकबर द्वितीय का कार्यकाल 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी तक होता है और अकबर द्वितीय वही शासक है जिसने राजा राम मोहन राय, ध्यान रखिए क्या है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान करते हैं। अर्थात मोहन राय इनका मूल नाम था, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय इन्हें प्रदान करते हैं। फिर 1835 में ये इसी के शासनकाल में जो मुगलों के सिक्के चल रहे होते हैं उनको ब्रिटिश सरकार प्रतिबंधित कर देती है, बंद कर देती है। तो यदि पूछा जाए कि जो मुगलों के सिक्के हैं उनका चलन किसके काल में समाप्त हो गया था, तो अकबर द्वितीय के काल में ही समाप्त हो गया था। इसके बाद बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर भी नाम कहा जाता है, जो कि अंतिम मुगल सम्राट होता है, वह सत्ता ग्रहण करता है और इसका कार्यकाल 1837 से 1857, जो 1857 की क्रांति थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उस तक चलता है। फिर यह क्या था? अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 की क्रांति में भारतीयों की पराजय हो जाने के कारण भारतीय जो स्वतंत्रता के चाहक होते हैं, जो क्रांतिकारी होते हैं, उनकी पराजय हो जाने के कारण अंग्रेज इसे रंगून भेज देता है और रंगून में ही इसकी मृत्यु बाद में हो जाती है। इसे बिना साम्राज्य का सम्राट कहा जाता था क्योंकि इसके पास कोई साम्राज्य नहीं था, उसके बावजूद भी ये सम्राट बना हुआ था, इसलिए इसे बिना साम्राज्य का सम्राट कहा जाता था। इसने लाल किले में ही हीरे महल का निर्माण करवाया था। इसने किसका निर्माण करवाया था? लाल किले में हीरे महल का निर्माण करवाया था। इसके विषय में कहा जाता है कि मैं ना तो किसी के आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सका मैं वो बुझता हुआ चिराग हूं। अर्थात यह ऐसा मुगल सम्राट था जो किसी के काम ना आ सका और अपनी सत्ता को हाथों से गवा बैठा। इसके बाद मुगल सत्ता पूर्णतः समाप्त हो जाती है और भारत की सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली जाती है। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसका काम सिर्फ व्यापार करना नहीं रह जाता, भारत की राजनीति को चलाना भी हो जाता है। अब मित्रों हम बात करते हैं कर्नाटक के तृतीय युद्ध की, लेकिन कर्नाटक के तृतीय युद्ध को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर विदेशी कंपनियों का भारत में आगमन होता कैसे है और इसकी पृष्ठभूमि थी क्या, कौन कौन से विदेशी यात्री भारत में आते हैं, किस तरीके से फैक्ट्री खोलते हैं और किस तरीके से अब भारत की जो सत्ता मुगल शासन के हाथ में होती है वह धीरे धीरे ब्रिटिश सत्ताओं के हाथों में चली जाती है। तो चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारियों को। तो होता क्या है कि हमें ज्ञात है कि 6वीं सदी के मध्य में इस्लाम का उदय होता है और जैसे ही इस्लाम का उदय होता है तो इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अरबी और फिर तुर्की पूरे विश्व में आक्रमण करने लगते हैं। तो जिस तरीके से वह उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था उसी तरीके से वह पूर्वी यूरोप पर भी आक्रमण करते हैं। पूरी यूरोप पर जब वह आक्रमण करते हैं तो वह 1453 की बात है, वह उस समय वह कुस्तुनतुनिया पर अटैक करके उसका पतन कर देते हैं और कुस्तुनतुनिया पर अब ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना के साथ ही अब जो यूरोप, मान लीजिए ये यूरोप है, तो यूरोप के पूर्वी वाले भाग पर अब यहां पर किसका राज हो जाता है? ऑटोमन साम्राज्य का हो जाता है, तुर्कियों का हो जाता है। तो अब यह है एशिया के साथ व्यापार करने में असफल हो जाते हैं, एशिया के साथ व्यापार नहीं कर पाते हैं।
अब जब यह एशिया के साथ व्यापार नहीं कर पाते हैं तो इनके मध्य विचार विमर्श का प्रश्न उठ जाता है कि अब हम एशिया के साथ कैसे व्यापार करें। तो हल निकलता है कि हमें नवीन मार्गों की खोज करनी पड़ेगी। यूरोप में यह समय पुनर्जागरण का काल होता है और इस समय जो स्पेन होता है और जो पुर्तगाल होता है, यह दो देश अग्रणीय होते हैं समुद्री क्षेत्र से नवीन मार्गों की खोज करने में। तो यहाँ के नाविक धीरे धीरे करके आगे निकल जाते हैं नवीन मार्गों की खोज करने के लिए। तो सबसे पहले पुर्तगाली नाविक बर्थोलोमेव निकलता है, यूरोप से निकलता है, अटलांटिक महासागर से चलते हुए एक अफ्रीका के दक्षिणी छोर यहाँ पर आता है और यहाँ पर इसके आखिरी छोर जिसे कहा जाता है कैप ऑफ गुड होप, उसकी खोज कर लेता है। कि कैप ऑफ गुड होप की खोज कर लेता है, यहां तक आता है, यहां से वापस चला जाता है। फिर उसके बाद कोलंबस निकलता है जो कि स्पेनिश यात्री होता है, ये भी भारत की खोज के लिए निकलता है, लेकिन यह भारत ना पहुंचकर उत्तर अमेरिका पहुंच जाता है और उसे नई दुनिया का देश कहता है। उसे लगता है कि मैं भारत में आ गया हूं और वहां पर जो व्यक्ति दिखते हैं उनको बोलता है रेड इंडियन, तो रेड इंडियन नाम दे देता है। फिर बाद में उसे पता चलता है कि ये भारत नहीं है तो कोई नई दुनिया है, तो उसे नई दुनिया के नाम से पुकारने लगता है। उसके बाद पुर्तगाल का एक और नाविक जिसे वास्को डी गामा कहा जाता है, ये फिर से यात्रा पर निकलता है। अटलांटिक महासागर से होते हुए जब जाता है तो कैप ऑफ गुड होप जाता है, क्योंकि पुर्तगालियों ने यहां तक की तो खोज कर ली थी। फिर इसके बाद यह अफ्रीका से भारत की ओर निकल जाता है और भारत के यहाँ पर कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचता है। वहां पर एक जमोरिन नामक शासक होता है, वो इसका स्वागत करता है। इसके सम्मान में इसको बहुत सारी काली मिर्च उपहार में देता है, बहुत अच्छे से सम्मान पूर्वक इसका स्वागत करता है। फिर ये वापस चला जाता है कैप ऑफ गुड होप से होते हुए पुर्तगाल। जब यह पुर्तगाल जाता है तो वहां पर बहुत अधिक मात्रा में काली मिर्च ले जाता है और बहुत अधिक दामों पर उसे बेचता है। वह उसे यवन प्रिय के नाम से पुकारता है। लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है तो पुर्तगाल में और पूरे यूरोप में अफरा तफरी मच जाती है कि जो एशिया है, एशिया में जो भारत जैसा देश है, वहां पर काली मिर्च या यवन प्रिय का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और इसकी मांग तो यूरोप में बहुत ज़्यादा है। तो इसके व्यापार के लिए अब धीरे धीरे पुर्तगाल से बहुत सारे नाविक भारत की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। भारत की ओर जब वो आने लगते हैं तो इस तरीके से भारत में कोच्चि में अपनी पहली फैक्ट्री खोल लेते हैं और पहली फैक्ट्री खोलने के साथ ही यहां पर अब प्रभुत्व हो जाता है पुर्तगालियों का। पुर्तगाली दक्षिण भारत में आ जाते हैं। फिर यह धीरे धीरे गोवा जीतते हैं और गोवा पर अपना अधिकार कर लेते हैं और उसको अपनी राजधानी बना लेते हैं। यहां पर अरब सागर, यहां पर बंगाल की खाड़ी और यहां पर हिंद महासागर, वो चाहते हैं कि भारत का जो भी समुद्री व्यापार है वो उनके नियंत्रण में हो। कोई भी विदेशी यात्री या कोई भी यूरोपवासी यदि भारत में प्रवेश करे या भारत के साथ व्यापार करना चाहे तो वह उनकी अनुमति के बगैर ना कर पाए। तो इसके लिए वह पूरे अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं और एक कार्टोज पद्धति को चालू करते हैं। कार्टोज क्या होता है? कार्टोज में आपको एक प्रमाण पत्र लेना होता है। यदि आपको व्यापार करना है हिंद महासागर के जरिए तो आप एक प्रमाण पत्र लेते हैं जिसमें पुर्तगाली गवर्नर साइन करता है और फिर जब आप समुद्र के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो उनका एक काफिला, जो पुर्तगालियों का काफिला होता है, वह व्यापारियों के जहाज़ों के साथ चलता है ताकि जो समुद्री लुटेरे हैं वह इनके जहाज़ों को लूट ना लें। इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि पूरा जो महासागरीय क्षेत्र होता है, भारत का जितना भी तटवर्ती क्षेत्र होता है, वह पुर्तगालियों के नियंत्रण में आ जाता है। इससे मुगल सत्ता भी घबरा जाती है और मुगल सत्ता भी इनका आदर करने लगती है। फिर इनके बाद डच आते हैं, लेकिन डच अपना केंद्र बिंदु यहां ना बनाकर इंडोनेशिया में बनाते हैं। वह सिर्फ कपड़े का व्यापार करते हैं भारत के साथ, बाकी मसाले का व्यापार इंडोनेशिया से करते हैं। डच के बाद ब्रिटिश आते हैं। ब्रिटिश भारत आते हैं 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के बाद पंचम द्वितीय का पत्र लेकर, पंचम प्रथम का पत्र लेकर और उस पत्र पर अकबर का नाम लिखा होता है। तो अकबर के नाम से वह पत्र भेजा जाता है कि आप हमें यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति दें। लेकिन जब वह यहाँ पर आता है, पहला टॉमस रो आता है, टॉमस रो हेक्टर नामक जहाज से आता है, विक्टर नामक जहाज से। तो जैसे ही वो यहाँ पर आता है तो अकबर की मृत्यु हो जाती है और अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर शासक बन जाता है। जहांगीर से वह यहाँ पर अपनी स्थायी फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगता है सूरत में, कि सूरत में मैं एक स्थायी फैक्ट्री खोल लूँ। परंतु उससे पहले यह मछलीपट्टनम में अपनी अस्थायी फैक्ट्री खोल लेते हैं, लेकिन जहांगीर पुर्तगालियों के प्रभुत्व को देखते हुए उसे फैक्ट्री खोलने से मना कर देता है। तो
अंग्रेजों को लगता है, ब्रिटिश को लगता है कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें पुर्तगालियों को पहले पराजित करना होगा, तभी जाके हम अपना व्यापार बढ़ा पाएंगे। ध्यान रखिएगा, अभी तक जो ब्रिटेन थे, जो ब्रिटिश थे, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना रहता है कि भारत के साथ वह व्यापार करेंगे। तो वह स्वालल्ली के युद्ध में 1611 में पुर्तगालियों को पराजित कर देते हैं। जैसे ही 1611 में पुर्तगालियों को पराजित करते हैं तो जहांगीर के पास संदेश पहुंचता है। तो जहांगीर को लगता है कि यार नहीं, जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिश हैं, वह बहुत ही प्रभावशाली हैं और वह पुर्तगालियों से ज़्यादा प्रभुत्व रखते हैं। तो वह उनको सूरत में एक स्थायी फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे देते हैं। फिर उसके बाद डैन आते हैं, लेकिन डैन क्या होते हैं, कुछ समय बाद अपनी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर चले जाते हैं। और उसके बाद फ्रांसीसी भारत में आते हैं और फ्रांसीसी सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोलते हैं। लेकिन जो वेदरा का युद्ध होता है, वेदरा के युद्ध में यह डचों को पराजित कर देते हैं और बाणीवास के युद्ध में यह फ्रांसीसियों को पराजित कर देते हैं। तो जब यह युद्ध होते हैं तो इन युद्धों में एक एक करके वह सभी विदेशी कंपनियों को पराजित कर देते हैं और अब पूरा प्रभुत्व बचता है किसके हाथ में? अंग्रेजों के हाथ में। और अब अंग्रेज अपनी सत्ता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, प्लासी का युद्ध लड़ते हैं, प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध लड़ते हैं और बक्सर के युद्ध के साथ अपनी सत्ता को भारत में स्थापित कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो विदेशी आक्रमणकारी थे, जो यूरोपवासी थे, वह भारत में अपनी सत्ता इस तरीके से हस्तांतरित करते हैं, इस तरीके से अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं। पहले जिनका सिर्फ काम था व्यापार करना, अब वह राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगते हैं, क्योंकि अंग्रेजों को लगता है कि यदि हम भारत की राजनीति को अपने हाथों में नहीं लेंगे तो हम सही तरीके से व्यापार नहीं कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कर्नाटक के तृतीय युद्ध की और कि यह किन किन के बीच हुआ, इनके क्या परिणाम हुए। तो ये आपको समझ में आ गया कि डच कैसे गए, डैन कैसे गए, फ्रांसीसी कैसे गए और पूरी सत्ता पर अंग्रेज कैसे काबिज हो गए। चलिए बात कर लेते हैं कर्नाटक के युद्ध की, क्योंकि यह क्वेश्चन पिछले वर्षों में 6 नंबर में पूछा जा चुका है, आगे भी 5 नंबर में पूछे जाने की संभावना है या फिर 200 शब्दों में भी पूछे जाने की संभावना हो सकती है। तो बात करें कर्नाटक के युद्ध की, तो देखिए ये कर्नाटक का युद्ध कर्नाटक के राजवंश या कर्नाटक के जो राजा हैं उनके पद को लेकर हुआ था, लेकिन नाम था कर्नाटक, लेकिन यह पूरे विश्व से संबंधित था। यह अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था और यह उनकी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम था, क्योंकि अंग्रेज और फ्रांसीसियों की दुश्मनी अभी से नहीं थी, बहुत पहले से थी, क्योंकि यह व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण हमेशा लड़ते रहते थे एक दूसरे से। एक दूसरे के पड़ोसी होने के कारण इनमें युद्ध चलता ही रहता था। तो जैसे ही विश्व में कहीं भी इन दोनों देशों के मध्य युद्ध होता तो जहां जहां भी इनकी सत्ता स्थापित होती वहां वहां इनके बीच युद्ध चालू हो जाता है। तो ऐसे ही हुआ था ऑस्ट्रिया के युद्ध से। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के युद्ध को लेकर फ्रांसीसी और अंग्रेज भिड़ जाते हैं और वहां पर भिड़ने के कारण कर्नाटक में भी फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य झड़प हो जाती है। तो यह युद्ध बहुत 20 वर्षों तक चलता रहता है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी से प्रारंभ होता है और सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति के साथ ही समाप्त होता है। इस युद्ध के परिणाम बहुत सारे होते हैं, जैसे कि 1763 में पेरिस की संधि के तहत फ्रांसीसियों को पांडिचेरी तथा कुछ फ्रांसीसी के प्रदेश के किलेबंदी न करने की शर्त से लौटा दिए जाते हैं। पहले क्या होता है, अंग्रेज जो होते हैं पेरिस जो पांडिचेरी है और फ्रांसीसी इलाके अपने छीन लेते हैं, लेकिन बाद में पेरिस की संधि होती है और पेरिस की संधि के द्वारा उनसे कहा जाता है कि आपने जो भी इनके क्षेत्र जीते हैं वह उनको लौटा दीजिए। तो वह उनके क्षेत्र तो लौटाते हैं, लेकिन सशर्त लौटाते हैं। वह कहते हैं कि आप यहाँ पर जो किले हैं उनकी किलेबंदी नहीं करेंगे, आप जो भी व्यापार कर रहे हैं वो खुले तौर पर करेंगे। फिर इस युद्ध के बाद अंग्रेजों की शक्ति का क्या हो जाता है, विस्तार हो जाता है और फ्रांसीसी के हाथों से भारत का शासन निकल जाता है। फ्रांसीसी कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि अंग्रेज किलेबंदी कर सकते थे और फ्रांसीसी किलेबंदी नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों के मध्य अब सिर्फ भारतीय राजाओं की चुनौतियों का सामना करना रह जाता है, क्योंकि जितने भी विदेशी होते हैं, चाहे वो डच हो, चाहे डेनिश हो, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे फ्रांसीसी हो, सभी की शक्तियों का वह पतन कर देते हैं। अंग्रेजों को बक्सर के युद्ध में सफलता मिलती है। क्यों? क्योंकि यहां से अब जब विदेशी के साथ, किसी विदेशियों के साथ युद्ध नहीं करना रह जाता, तो वह अपना पूरा प्रभुत्व या पूरी शक्ति एक ही युद्ध में झोंक देते हैं और वह युद्ध होता है बक्सर का युद्ध, और जिसमें उन्हें वास्तविक सफलता प्राप्त होती है। अतः इस संघर्ष के बाद यह तो निश्चित हो जाता है कि अंग्रेज ही भारत के स्वामी होंगे और फ्रांसीसी नहीं होंगे। तो दोस्तों, इसके साथ ही जो विदेशियों का आगमन है, जो यूरोप वासियों का आगमन है, उनकी सत्ता का स्थानांतरण है और उत्तरवर्ती मुगल काल है, या उत्तरवर्ती मुगल काल के अंतर्गत जो शासक थे वह समाप्त होते हैं।
अगले वीडियो के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कुछ स्वतंत्र हुए राज्यों की और उनके शासकों की कि वहां से क्या प्रश्न बन सकते हैं और क्या क्या हमें तैयार करना है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।